वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग जो बाकी क्वेश्चन बच गए थे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड ऐसे ही करते करते पार्ट बाय पार्ट हम लोग हर एक वीडियो में सारे 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। ओके, एंड पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था, बट मैंने बच्चा से बात किया तो पता चला कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखना चाहिए था जिससे कि क्लियर हो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सारा लिख दिया है एंड हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर केवल 5 क्वेश्चन लिखे हैं एंड वीडियो थोड़ी देर बाद कट होगा, उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन लिखे जाएंगे और फिर उसका सोल्यूशन मिलेगा एंड जितना टाइम मिलेगा मैं उतना देने का प्रयास करूँगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक p के लिए सम संख्या का रूप है। ओके, तो इसमें बताना है कि कोई एक पूर्णांक संख्या है। ओके, p क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गया है p एक पूर्णांक संख्या है। ओके, और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं आप लोग जानते हो। ओके, जैसे संख्या रेखा है, ठीक ना। संख्या रेखा पर जो भी संख्या होता है इसमें वो सारे पूर्णांक संख्या में आते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पर लिख देंगे 0, यहाँ पर लिख देंगे 1, यहाँ पर लिख देंगे 2, इधर डॉट डॉट और इधर लिखेंगे -1, इधर रखेंगे -2 एंड डॉट 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 डॉट। ओके, तो इस पे जो भी संख्या है वो सब क्या है? वो पूर्णांक संख्या है। ओके, बेसिकली 0 से दाईं ओर ऋणात्मक संख्या और 0 से बाईं ओर धनात्मक संख्या और 0 को मिलाकर पूर्णांक संख्या बनता है या समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक ना। क्लियर है? तो अब पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या और सम संख्या का रूप है। सम संख्या मतलब जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी कि इसमें p का मान कोई जो पूर्णांक संख्या है उसमें से कोई भी अंक उठाकर p की जगह पर रखे तो वो क्या होना चाहिए? वो सम संख्या हो जाना चाहिए, उसको सॉल्यूशन करने के बाद, उसका हल करने के बाद। ओके, तो हम लोग देखते हैं। बेसिकली मैं ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट इसके आंसर पे आता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 2p। क्यों? क्योंकि p की जगह पे हम लोग कुछ भी रखेंगे पूर्णांक संख्या का, पूर्णांक संख्या वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। p का मान क्या है? पूर्णांक संख्या है, उसमें कुछ भी रखेंगे तो वो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं। जैसे ले लेते हैं -7। ओके, तो p का मान -7 है तो उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? ये -14 हो जाएगा। और -14 क्या होता है? वो सम संख्या होता है। उसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 100% पूरा पूरा कट जाएगा। ओके, अब इसके बाद कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 7 ले लेते हैं। ओके, इसको 2 से गुणा करते हैं। 7 तो उसमें लिए थे हम लोग, यहाँ पर ले लेते हैं 19। ओके, इसको 2 से गुणा करते हैं तो ये क्या होगा? ये पूरा पूरा कट जाएगा। 19 को 2 से गुणा करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 38। और 38 एक सम संख्या है। ओके, बस ये पूछ रहे हैं सम संख्या का रूप क्या है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2p यानी कि सी नंबर। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आता है, निम्न में कौन परमेय संख्या है? ओके, पहला नहीं होगा। इसमें से पूछ रहे हैं परमेय संख्या कौन है? पहला नहीं होगा 141 का, क्योंकि इसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, और वैसा संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकले वो परमेय संख्या नहीं होता है। ओके, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं। उसके बाद b 4/0 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि जो नीचे होता है वो q के मान बराबर 0 आ गया है, तो ये परमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय से चला जाएगा। ओके, अपरिमेय में चला जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि q बराबर 0 है। अगला लगता है 0 और 1541 है, 1521 है, यहाँ पर 1521 लिखा हुआ है। ओके, तो ये होगा कि नहीं होगा? ये p का मान 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है परमेय संख्या के लिए, बस इसका रूट से बाहर आना चाहिए। तो इसका रूट जो है वो 39 हो जाएगा। 1541 का जो होता है रूट वो 39 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? जो सी नंबर है उसका मान क्या हो जाएगा? 0/39। तो 0/39 क्या है? एक परमेय संख्या है। ओके, तो हम लोग का जो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा वो सी ही होगा। ओके, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। निम्न में कौन सा अभाज्य है? निम्न में सअभाज्य संख्या है। इसमें से 4 ऑप्शन में से देख के बताना है कि कौन सा सअभाज्य संख्या है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ।
तो सअभाज्य संख्या वैसा दो संख्या या दो से अधिक संख्या, ठीक ना, वैसा दो संख्या या दो से अधिक संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। ओके, जिसका गुणनखंड निकालने पर कॉमन गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, उससे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग ट्राई करते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, तो इसमें सबका लेते हैं। जैसे 40 और 104 है, 40 और 104 है, इन सबका उभयनिष्ठ, उसका पहले गुणनखंड निकालते हैं। ओके, 40 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5। ओके, ये 40 का हो गया। उसके बाद इसका हो जाएगा 2 × इसका हो जाएगा 2 × 2 × इसका कहते हैं, इसका हो जाएगा 2 × एक सब पहले निकाल लेते हैं। ओके, 104 का गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है। ओके, 2 से ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, उसके बाद फिर 2 से ये 26, उसके बाद फिर 2 से ये 13, उसके बाद ये 13 रह जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 13 है। यहाँ को 1 से गुणा करते हैं, यहाँ 1 से गुणा करते हैं। बेसिकली 1 से गुणा करने पर इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो हम लोग लिख देते हैं उसको, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर अगर 13 से यहाँ पर अगर कट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड। इसमें कॉमन गुणनखंड सबसे पहले तो 1 है। 1 क्या है, दोनों में है, तो दोनों में है तो उसको उभयनिष्ठ कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। ओके, इसमें से कॉमन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर 1 के अलावा 2 ही कॉमन है, यानी कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सअभाज्य संख्या नहीं होगा। ओके, अब हम लोग ऐसे ही करके चारों संख्या को चेक करना पड़ेगा कि है या नहीं है। बेसिकली इसमें मैंने सबको चेक कर दिया, इसमें से कोई भी नहीं है। ये प्रश्न क्या है, गलत है, आप लोग चेक कर सकते हो। 101 और 103 में नहीं है, क्योंकि 303 जो है वो 101 से कट जाता है 3 बार में, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। 101 भी होगा, ठीक ना, क्योंकि 101 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, और 1 से दोनों कट रहा है। ओके, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये 51 है, 39 है, ये तो 1 से कटेगा, ये 3 से भी कट जाएगा, दोनों 3 से भी कटेगा, तो उभयनिष्ठ तो 3 भी हो गया ना, तो इसलिए ये नहीं होगा, सअभाज्य संख्या ये नहीं होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, चौथा, ये 19 और 57 है। पहला बात, कोई भी संख्या 1 से तो कटता ही कटता है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, लेकिन इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 19 भी हो जाएगा। 19 भी हो जाएगा, क्योंकि 19 दिया क्या होता है, 57 होता है। 19 से 3 से गुणा करेंगे तो 57 आएगा, तो इसलिए ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें है ही नहीं, 1 के अलावा छोड़कर उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसलिए ये सअभाज्य संख्या इसमें है ही नहीं है। सअभाज्य संख्या की कंडीशन क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होना चाहिए। दो संख्या या फिर 2 से अधिक संख्या जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो, उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन गुणनखंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये प्रश्न गलत दिया हुआ था, अगर आप लोग इसको छोड़े होंगे तो आपको डेफिनेटली इसका नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको बनाए होंगे तो बेसिकली या फिर डेफिनेटली आपको इसके नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ओके, चलिए अगला आता है, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है। बेसिकली ये बहुत ही इजी नॉर्मल या नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, कोई भी बच्चा इसको बता सकता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। बेसिकली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, और गिनती भी कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 0 है, प्लस इन्फिनिटी है, उसके बाद माइनस इन्फिनिटी है, उसके बाद है कोई नहीं, तो इसमें तो भाई 0 है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें टिक लगा देंगे, ये वाला हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या जो शुरू होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। बेसिकली गिनती की संख्या में 0 मिला देने से वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। ओके,
उसके पहले हम लोग जीरो मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाता है ना। तो हम लोग को ये क्या हुआ, ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि अनंत तक जाता है। ओके, तो हम लोग का इसमें ऑप्शन देखते हैं, जीरो से इन्फिनिटी, हाँ यहाँ पर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है वो जीरो से चलते हुए इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि अनंत तक जाता है। ओके क्लियर। अब हम लोग वीडियो को थोड़ा देर के लिए कट करेंगे, उसके बाद इसको साफ करेंगे, उसके बाद नया क्वेश्चन इस पर चिपकाएंगे एंड देन वीडियो कंटिन्यू। हेलो, तो अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्न में कौन अभाज्य है। ओके, पूछ रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य है, तो निम्न में कौन सा अभाज्य हो जाएगा। अभाज्य मतलब क्या समझते हैं आप लोग, जिसका गुणनखंड एक और वो संख्या स्वयं हो। ओके, उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका गुणनखंड एक और वो स्वयं हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखने से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा 41, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है वो 41 एंड 1 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर एक और ऑप्शन छूटा हुआ है, हम लोग को यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है। 15 एलसीएम एचसीएफ एंड ए कॉमा बी दोनों क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, तो आप लोग जानते होंगे केवल और केवल एचसीएफ निकाला जाता है। ओके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या क्या है, इसके लिए हम लोग को एक डेफिनेशन देखना पड़ेगा वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ओके, यानी कि दोनों के समूह को, परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके, तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ए तथा बी दोनों, और ए में दिया हुआ है परिमेय और बी में दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या लगाएंगे, सी, ए तथा बी दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 0.10 1 क्या है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये अनंत तक ऐसे ही चलता जाएगा, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं है। ओके, अशांत है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद है परिमेय संख्या के लिए कौन सही है। इसमें से पूछ रहा है, ये 4 नियम दिया हुआ है। ओके, और इसमें से बोल रहा है कि कौन सा सही होगा। तो परिमेय संख्या के लिए इसमें पूछ रहा है क्यू बराबर क्या होना चाहिए, तो क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0। पर इसमें क्या लिखा हुआ है, क्यू बराबर सब में 0 लिखा हुआ है। इसमें तो क्यू छोटा भी होना चाहिए और इसमें क्यू 0 से बड़ा भी होना चाहिए। पर परिमेय संख्या के लिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्यू बराबर नहीं है 0, पर इसमें वैसा नहीं है, ऐसा वाला इसमें ऑप्शन नहीं है। ये परिमेय संख्या का कंडीशन कहता है कि क्यू बराबर ना हो 0। क्यू बराबर ना हो 0 कहने का मतलब है कि जो बटा में होता है उसके नीचे में, इसके नीचे में रहता है क्यू, और क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहला ऑप्शन में क्यू बराबर 0, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद बराबर भी क्यू बराबर 0 दिखाया गया है, प्लस में क्यू जो है वो छोटा से छोटा, क्यू जो है 0 से छोटा दिखाया गया है, ये भी नहीं हो गया। बराबर का चीज है तो खत्म, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ओके, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, तो अब ये जो बाकी के 2 क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं एंड बस इतना ही हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे, बस 2 क्वेश्चन एंड जो बच जाएगा क्वेश्चन उसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
ओके, तो पाई क्या है, पहला क्वेश्चन है पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर, याद कर लीजिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ओके, उसके बाद दो संख्या का गुणनफल के बराबर क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल क्या बराबर क्या होता है, एलसीएम, ये एक सूत्र है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ओके, क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, पर इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ओके, और बाकी के जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम लोग अगले इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक देखते रहिए, इस दो वीडियो को देखिए, अगर कुछ ना समझ आए तो डाउट पूछिए। ओके, डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।